सभी को जय गुरुदेव। आज भी मैं आपको प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ के आगे के अंशों की सप्रसंग व्याख्या करा रही हूँ। जो जो मैं सयाना होता गया त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिता जी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहाँ आया करती थीं, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें ला कर पढ़ा करता। उपरोक्त गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। सप्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति से उद्धृत है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने अपने घर के शैक्षिक वातावरण और साहित्य की ओर अपने बढ़ते रुझान को व्यक्त किया है। इस गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। लेखक बताता है कि जैसे जैसे वह समझदार होता गया, वैसे वैसे हिंदी के नए साहित्य की तरफ उसका झुकाव बढ़ता गया। वह क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। उस समय बाबू रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के सहपाठियों में से एक थे। लेखक के घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः आया करती थीं। उनके पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखते थे। लेखक के पुस्तक प्रेम को देखकर उन्हें यह डर था कि उसका मन स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर दूसरी पुस्तकों में न लग जाए, वह अपने पथ से भटक न जाए। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। लेखक वहाँ से पुस्तकें लाता था तथा उनका अध्ययन करता था। इस गद्यांश का विशेष इस प्रकार है। नंबर 1, लेखक ने आरंभिक जीवन में बढ़ती साहित्यिक अभिरुचि का उल्लेख किया है। नंबर 2, भाषा सहज व स्वाभाविक है। नंबर 3, साहित्यिक खड़ी बोली है। नंबर 4, तत्सम शब्दों की बहुलता है। नंबर 4, चित्त हटना, बिगड़ जाना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। अगला गद्यांश इस प्रकार है। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों का अर्थ है छोटे वकील, तथा कचहरी के अफसरों और अमलों का अर्थ कर्मचारीगण की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था। इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में लेखक ने अपनी साहित्यिक अभिरुचि तथा उसके संबंध में समाज की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। उपरोक्त गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। लेखक अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती साहित्यिक अभिरुचि के बारे में बताता है कि वह 16 वर्ष की उम्र तक स्वयं को लेखक
मानने लगा था। उसके साथ साहित्य में रुचि रखने वालों की एक मंडली बन गई थी। वे सभी बातचीत, लिखाई पढ़ाई आदि सभी कार्य हिंदी में ही किया करते थे। इनके हर काम में निसंदेह शब्द का प्रयोग अधिक होता था। लेखक जिस स्थान पर रहता था वहाँ अधिकतर लोग वकील, कोर्ट के अफसर तथा कर्मचारी आदि थे। ये लोग उर्दू का अधिक प्रयोग करते थे। इन लोगों को लेखक की मंडली के द्वारा शुद्ध हिंदी का प्रयोग अनोखा लगता था। इसीलिए इन्होंने लेखक मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया था। विशेष इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1, तत्कालीन समाज में हिंदी का शुद्ध रूप कम ही प्रचलित था। उर्दू लोगों की आम यानी समान भाषा थी। नंबर 2, लेखक की बढ़ती साहित्यिक रुचि का परिचय मिलता है। नंबर 3, उर्दू मिश्रित शब्दावली युक्त सरल सहज भाषा है। नंबर 4, वर्णनात्मक शैली में सफल भावाभिव्यक्ति है। नंबर 5, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। जय गुरुदेव।